डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फोर्थ यूनिट के अंदर राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाओं के संबंध में, जिसमें एक लेसन पढ़ लिया था, दूसरा अपना चल रहा था शक्ति, सत्ता और वेदता, जिसमें अपन ने पिछली कक्षाओं के अंतर्गत शक्ति के बारे में पढ़ लिया था, सत्ता के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो सत्ता के संबंध में सत्ता की परिभाषा और उसके जो पालन के जो आधार हैं, अर्थात जो बेस है, अपन जो सत्ता को मानते हैं उनके, वो क्या है, जिसमें अपन ने पढ़ा था विश्वास, एकरूपता, दबाव, लोकहित, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे अपन सत्ता के विभिन्न रूप। सत्ता के रूप यानी प्रकार, काइंड ऑफ अथॉरिटी, जिसमें मुख्यतः जो ये सत्ता के रूप हैं, प्रकार हैं, वो एक प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक हुए हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें पहला बताया था उन्होंने परंपरागत, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता का जो आधार है वो एक प्रकार से अपनी परंपरा या हिस्ट्री, इतिहास होता है। यानी इसका जो आधार है परंपरागत सत्ता का, वो होता है प्राचीन इतिहास, प्राचीन या जिसे अपन परंपरागत बोलते हैं, और इतिहास, ये इसका क्या होता है, आधार होता है। और इस परंपरागत सत्ता में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग करता है, अर्थात अपन कहें कि जो सत्ता का प्रयोग कर रहा है या सत्ता उसी के पास रहनी चाहिए, इस सत्ता में जो तर्क है, तर्क बुद्धि जिसे अपन बोलते हैं या तर्क संगता बोलते हैं, उसका अभाव पाया जाता है। क्योंकि ये पूरी की पूरी सत्ता है वो किस पर निर्भर करती है, उस पूरे के पूरे वंश परंपरागत के इतिहास पर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं ये बात कि इस परंपरागत सत्ता में, अर्थात इसमें जो एक प्रकार से व्यक्ति होता है या वंश, किसी वंश के लोग होते हैं, वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं या कर रहे हैं। और या उसी के पास, उनका मानना है कि उन्हीं के पास रहनी चाहिए, जो एक प्रकार से परंपरागत वंश परंपरा के हिसाब से सत्ता का प्रयोग करते आ रहे हैं, रहनी चाहिए। इस जो परंपरागत सत्ता है, इसमें एक चीज का अभाव पाया जाता है, वो बुद्धि का अभाव पाया जाता है। बुद्धि संगता या तर्क बुद्धि जिसे अपन बोलते हैं, उसका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ये अपने को विशेष ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखें तो अपने घर के अंदर, घर में जो वृद्ध बुजुर्ग इंसान होते हैं, वृद्ध जनों की जो सत्ता है, वो एक प्रकार से परंपरागत सत्ता का उदाहरण है, परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। क्योंकि अपने घर की जो सत्ता होती है वो बुजुर्गों के हाथ में होती है, उनके हाथों से घर का संचालन किया जाता है। वो एक प्रकार से अपनी परंपरा है कि बुजुर्ग इंसान घर का संचालन करते हैं, वो उनकी देखरेख करते हैं। तो ये होती है एक प्रकार से, इस जो घर के अंदर जो वृद्धजनों की सत्ता आती है वो परंपरागत सत्ता के अंतर्गत आती है। इसके बाद में जो आती है वो आती है सेकंड नंबर, करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता होती है वो एक प्रकार से परंपरागत या किसी वंश परंपरा के आधार पर नहीं होती, ये किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत गुणों के आधार पर होती है। यानी कि ये जो सत्ता होती है
यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों या जिसे अपन चमत्कार बोलते हैं, चमत्कार पर आधारित होती है, जिसमें एक प्रकार से अपन कह सकते हैं एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, उनका व्यक्तित्व होता है, उनके गुण के आधार से उनके हाथों में एक प्रकार से सत्ता आती है। और इसमें जनता व्यक्ति के इशारे पर से बड़ा त्याग करने के लिए भी क्या रहती है, एक प्रकार से तैयार रहती है। जैसे अपन बात करें औपनिवेशिक भारत की, तो उस समय महात्मा गांधी कि एक प्रकार से जिस प्रकार से उनकी बातों की, उनके किए गए कार्यों की या उनके पीछे जिस प्रकार से लोग चलते थे, वो एक प्रकार से करिश्मा सत्ता का उदाहरण है। क्योंकि महात्मा गांधी की जो पर्सनैलिटी, उनका जो व्यक्तित्व था वो अलग था, वो सबको प्रभावित करता था, उसके हिसाब से उनकी बातों का लोग पालन करते थे। उसके बाद में इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी की देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की देख सकते हैं। वर्तमान में अगर देखें, जिस प्रकार से प्राचीन समय से अपने आज़ादी के बाद सत्ता में रही कांग्रेस सरकार को बाहर किया अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले किया था, और वर्तमान समय में लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उनका व्यक्तित्व भी अलग है, जो जिसके इशारे पे एक प्रकार से ये सब काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सत्ता का उदाहरण है वो आता है अपने करिश्माई सत्ता के अंतर्गत। ये अपन को ध्यान में रखना है। जैसे महात्मा गांधी हो गया, इंदिरा गांधी हो गई, वाजपेयी साहब हो गए, मोदी हो गया, ये सब की सब करिश्माई सत्ता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अगर तीसरी बात करते हैं अपन कानूनी सत्ता की, कानूनी सत्ता इन दोनों से अलग है, ये परंपरागत और करिश्माई सत्ता से, क्योंकि इसका आधार होता है वो होता है पद, और ये पद होता है न कि जिस प्रकार से इसमें इंदिरा गांधी, वाजपेयी, मोदी या घर के वर्गजनों की सत्ता थी जो परंपरागत, इस प्रकार से व्यक्ति तो इनमें ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। इसमें ज्यादा प्रभावशाली होता है वो होता है पद, प्रतिष्ठा। इसमें जो पद होता है वो एक प्रकार से कानूनी या कानूनन जो अपन बोलते हैं, जिनके आधार पर वो एक प्रकार से अपनी मेहनत लगन से वहां तक पहुंचता है, और उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का क्या करता है, फिर प्रयोग करता है। यानी पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस कानूनी सत्ता का प्रयोग करता है। कैसे करता है? जैसे अपन अच्छे से जानते हैं, एक शिक्षक की सत्ता है, वो एक प्रकार से कानूनन पद है, वो अपनी मेहनत और उनके अपने ज्ञान के बल पर वो पद धारण करता है। कलेक्टर की सत्ता है या प्रधानमंत्री की सत्ता है, वो एक प्रकार से उनके पद हैं, और उन पद के हिसाब से वही व्यक्ति उनका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यदि कानूनी सत्ता का जो प्रयोग कर रहा है उसका व्यक्ति तो चमत्कारिक हो, तब वह असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री में कानूनन जो सम्मान सत्ता निहित होती है, लेकिन उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसकी प्रयोग की जो सीमाएं हैं वो अलग अलग दिखती हैं। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं, वर्तमान समय में जो मोदी कार्य कर रहा है, प्रधानमंत्री है, उनकी कार्य करने की शैली अलग है। उससे पहले अगर देखें तो 2 योजनाओं में प्रधानमंत्री रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी कार्य करने की शैली अलग थे। उनकी ये अलग अलग अपने पद प्रतिष्ठा, अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से वो उस सत्ता का प्रयोग करते हैं। और मैक्स वेबर ने भी यह स्वीकार किया था कि इसमें किसी भी प्रकार की सत्ता शुद्ध रूप से अपने को देखने में नहीं मिलती है, चाहे वो परंपरागत सत्ता हो, चाहे वो करिश्माई सत्ता हो, चाहे वो कानूनन सत्ता हो। तो ये मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार हैं, या अपने रूप जिसे कहें, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी सत्ता। ये परंपरागत सत्ता है, ये वंश परंपरा के आधार पर संचालित होती है। इसका उदाहरण है घर में
जो वर्जनों की सत्ता होती है वो, और करिश्माई होती है ये किसी व्यक्ति विशेष के गुणों के आधार पर होती है, और उस गुणों के आधार पर एक प्रकार से चमत्कार के आधार पर वो सत्ता का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी है, इंदिरा गांधी है, वाजपेयी है, मोदी है, उनको अपन देख सकते हैं। कानूनी सत्ता है ये एक प्रकार से पद प्रतिष्ठा के हिसाब से होता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का पद धारण करता है वो उसी प्रकार की सत्ता का क्या करता है, प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से जो भी कार्य किए जाते हैं वो इस सत्ता के तहत ही किए जाते हैं, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं सत्ता के बिना अपन सभ्य जो समाज है उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक जो समाज है वो सत्ता से ऊपर कुछ निर्धारित उनकी सीमाएं होती हैं, उन दायरे में रहकर करता है। क्योंकि सत्ता अपने मनमाना ढंग से किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर सकता, अर्थात सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो अपने मनमानी नहीं कर सकते। सत्ता के लिए देश में जो संवैधानिक प्रावधान हैं, जो नियम कानून हैं, उनके जो संस्कृति, उनके मूल्य हैं, उनके नैतिक जो अवधारणाएं हैं, उनकी सीमा में रहकर ही कार्य कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अपना पार्ट सत्ता का। एक पार्ट बचा है वेदता, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस तीसरा शक्ति सत्ता वेदता के साथ। वेदता वेदता अपन अच्छे से जानते हैं, शक्ति, और जब वेदता मिलती है तभी वो किसका रूप धारण करती है, सत्ता का। और वेदता होता है वो होता है कानूनी रूप से सब लोग इसे क्या करते हैं, स्वीकार। क्योंकि वेदता शब्द है उसकी उत्पत्ति वह हुई है लैटिन भाषा के लेजिटेम्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है वैधानिक। वैधानिक या कानूनी, जो कानूनी रूप से क्या हो, मान्य हो, स्वीकार हो, जिसको सभी लोग क्या करते हो, स्वीकार करते हो। लेकिन ये वेदता है अलग अलग कालखंडों में अलग अलग तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई है, इसका उपयोग किया जाता था। जैसे अगर अपन बात करते हैं प्लेटो के संबंध में, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत में, और इसका अगर देखें इसके शिष्य जो अरस्तु थे उनके जो सिद्धांत थे न्याय के संबंध में, उसमें वेदता को सिद्ध करने का एक प्रकार से प्रयास किया था। वो एक संवैधानिक शासन या शासक के रूप में किया था। और इसी के साथ अगर अपन देखें मनुस्मृति दर्शन में, तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। क्योंकि मनुस्मृति और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजा या स्वामी के जो सभी अधिकार और कर्तव्य उनको निर्वहन के साथ ही प्रदान किए जाते थे। अर्थात राजा जो भी कार्य करने के लिए बोलता था वो करने होते थे, क्योंकि राजा के जो भी नियम जो कानून थे उनके हिसाब से वो बोलता था, जिसको अपन किस में मानते थे, उस समय वेदता में मानते थे। और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं मध्यकाल की, मध्यकाल के अंदर जो राजा है वो एक प्रकार से देवी उत्पत्ति सिद्धांत के आधार पर होता था, यानी कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, ईश्वर द्वारा भेजा हुआ पृथ्वी पर दूत माना गया था। तो ईश्वर अगर किसी व्यक्ति को राजा बनाकर वहां उसके दूत के रूप में कार्य कर रहा है तो उनके कार्य में लेजिस्लेटिव्स अर्थात जिसे अपन वेदता बोलते हैं, उनके आधार पर कार्य करने होते थे, और उसके हिसाब से उनके प्रत्येक कार्य को संपन्न किया जाता था। और उसके बाद की अगर अपन बात करते हैं हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे देवी उत्पत्ति के स्थान की, तो उसमें भी लोगों की एक प्रकार से सहमति बनी, जिसमें वेदता का एक आधार बनाया गया। और जो आधुनिक लोकतंत्र है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो उसमें आती है जन सहभागिता। जन सहभागिता आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सहभागिता अर्थात जनता का ज्यादा से ज्यादा सहयोग।
उस आधार पर उसका कार्य किया जाता है, अर्थात जनता ही नियम कानून के लिए एक प्रकार से अग्रेसित करती है शासक को, और जो एक निश्चित संविधान है उसके आधार पर ही जन सहमति से कार्य किए जाते हैं, जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, उसी को वेदता का रूप दिया जाता है, या उसको अपन वेदता के संबंध में जानते हैं। वेदता है वो ग्रीन के इस कथन को भी सिद्ध करती है कि इच्छा न्याय कि बल राज्य का क्या होता है, एक आधार होता है, यानी इच्छा से सब लोग उस कानून को स्वीकार करते हैं, न कि बल के द्वारा। अगर केवल बल के द्वारा करेंगे तो वो एक प्रकार से किसका रूप होगा, शक्ति का। और शक्ति के साथ जब वेदता अर्थात सभी लोगों की सहमति उसके साथ जुड़ जाती है, उसको बोलते हैं अपन कानूनी वेदता, कानूनी रूप से उसको सब लोग स्वीकार करते हैं, तो वो किसका रूप धारण कर लेती है, सत्ता का रूप धारण कर लेती है। और जो वेदता है वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की एक कड़ी है। जो वेदता है वो एक प्रकार से शक्ति और सत्ता उनको जोड़ने का काम करती है, क्योंकि जब शक्ति के साथ वेदता समाहित हो जाती है तभी वो किसका रूप धारण करती है, सत्ता का रूप धारण करती है। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर शक्ति को बाहरी रूप से अगर अपन देखें तो उसको नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वेदता का आधार वह लोगों के हृदय पर शासन करता है, अर्थात वेदता का अर्थ होता है लोगों की सहमति के साथ किसी कार्य को संपन्न करना, जिसे सभी लोग कानूनी रूप से क्या करते हो, स्वीकार करते हो। और इसी के साथ अगर अपन इनको देखते हैं लोकतांत्रिक ढंग से उनके तत्वों के अनुरूप, तो उसमें वेदता निश्चित बनी रहती है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए हैं वो एक प्रकार से उसकी क्रांति की स्थिति बनी है। साम्यवादी व्यवस्था में अपने आप को एक प्रकार से समयानुकूल बदलने का भी इसके अंतर्गत प्रयास किया गया है, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं अगर शासक वर्ग के अंतर्गत लोगों की इच्छा को या उनकी इच्छा के अनुरूप शासन नहीं किया जा सकता, तो वो सत्ता लंबे या शक्ति या सत्ता का प्रयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर सत्ता के संबंध में या उसकी शक्ति के संबंध में, उनके अधिकारों के संबंध में तख्ता पलट किया जा सकता है अगर वो लोगों के विरुद्ध नियम कानून बनाते हैं। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो ये जो शक्ति है, सत्ता है और ये वेदता, ये अवधारणा आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ अंतर संबंधित हैं, ये अर्थात आपस में ये जुड़ी हुई हैं। और शक्ति के बिना समाज में शांति व्यवस्था है, जो न्याय की व्यवस्था है या जो खुशहाली की व्यवस्था है वो जो कायम है वो नहीं की जा सकती। परंतु शक्ति की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा नहीं की जा सकती, क्योंकि शक्ति की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सकती, बल्कि जो वेदता के साथ जुड़कर जब सत्ता का रूप धारण करती है तो वो एक प्रकार से ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होती है, क्योंकि समाज में एक प्रकार से व्यवस्था कायम रखने के लिए वेदता और शक्ति एक दूसरे के पूरक की भूमिका निभाती हैं। यदि हम शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता अपने आप से वहां से निकल जाती है। वास्तव में जब शासन में शक्ति और सत्ता के रूप में आपस में मिल जाती है तो वो एक प्रकार से क्या बन जाती है, अधिकार बन जाती है, क्योंकि जो शक्ति है उसके साथ जब वेदता जुड़ती है तभी वो किसका रूप धारण करती है, सत्ता का। और सत्ता वही होती है जो कानूनी रूप से क्या हो, स्वीकार हो, जिससे सभी लोग अपने कानूनन ढंग से या आत्मा से उसको क्या करते हो, स्वीकार करते हो। अतः हम कह सकते हैं जो शक्ति है, सत्ता है और वेदता है, ये एक दूसरे के पूरक न होकर क्या है, घनिष्ठ अंतर संबंधित हैं। इस संबंध में अपने को ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन भी यहां से एक उठता है, शक्ति सत्ता वेदता आपस में अंतर संबंधित हैं, कैसे हैं? तो यही अपने को यहाँ से बताना है कि शक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ढालना होता है, और जब उसके अंतर्गत कानूनन वेदता समाहित हो जाती है तो वो किसका रूप धारण कर लेती है, सत्ता। और ये वेदता है वो शक्ति और सत्ता का क्या है, मध्य का रूप है। तो इस प्रकार से आपस में एक दूसरे से पूरक न होकर क्या है, अंतर घनिष्ठ संबंधित रखते हैं, या अपन कह सकते हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। एक के बिना एक का अस्तित्व है वो क्या है, अधूरा है। तो इस प्रकार से अपनी जो
फर्स्ट यूनिट थी उसका सेकंड लेसन है शक्ति सत्ता और वेदता, वो भी क्या होता है, समाप्त होता है। इससे आगे का पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।